हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस ऐप गुरुकुल धाम पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जलवायु, यानी भारत की जलवायु से संबंधित तथ्य हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत की जलवायु है वो कैसी है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, प्लस किसने इसका विभाजन किया और इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो पाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जलवायु होती क्या है, यानी जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु कोई कहता है मौसम को जलवायु कहते हैं, कोई तापमान को, कोई कुछ अलग अलग जो है वो निर्णय देते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि किसी स्थान विशेष की लंबे समय की मौसम संबंधी दशाओं का औसत, किसी क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष की लंबे समय की, किसी क्षेत्र विशेष की लंबे समय की, ये लंबा समय कितना हो सकता है? ये लंबा समय है वो भारत के अंदर 30 वर्ष से 50 वर्ष तक का समय है वो गणना में लिया जाता है, ज़्यादातर 30 वर्ष का होता है। तो किसी क्षेत्र विशेष की लंबे समय की मौसम संबंधी दशाओं का औसत, मौसम संबंधी दशाओं का औसत। अब ये मौसम संबंधी दशाएं क्या होती है? मौसम संबंधी दशाएं क्या होती है? तो मौसम संबंधी दशाओं का औसत है वो जलवायु कहलाता है। ये दशाएं जो होती है जैसे कि तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता आदि, ये सारी दशाएं हैं, उनका औसत है वो जलवायु कहलाता है। अब ये जलवायु जो होती है, भारत की जलवायु कैसी है? तो अपने को ध्यान में रखना है भारत की जलवायु है वो पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड है, इसलिए भारत की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है, क्योंकि ये मानसून पर निर्भर है। इस जलवायु को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। जो भारत की जलवायु है उसे अनेक कारक प्रभावित करते हैं और प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित प्रश्न है वो अनेक बार पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से कारक हैं वो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले भाई, कोई भी चीज़ हो, आपको ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको आना जरूरी है मैप। यदि आपको मैप आता है यानी आप ज्योग्राफी की आधी चीज़ें हैं वो आसानी से समझ जाएंगे, और यदि आपको मैप नहीं आता है तो आपको सभी चीज़ों में है वो कठिनाई है वो होगी। तो मैप आना है वो बहुत ज़रूरी है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से स्थान पर कौन सी जगह मौजूद है। कम से कम इसके स्टेट जो है वो तो हमें मालूम होने ही चाहिए। तो सबसे पहले इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं कि भाई जलवायु है इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक हम लेते हैं अक्षांश। ये मैं आपको समझाऊंगा यहां पर। अक्षांश, देखिए अक्षांश है वो किसी स्थान के टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, यानी टेम्परेचर है वो अक्षांश के ऊपर ही डिपेंड करता है। निर्धारित करने का कार्य है वो अक्षांश करते हैं टेम्परेचर को। सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें सीधी है वो भूमध्य रेखा पर पड़ती है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन है वो बढ़ता जाता है। तो अपने भारत के अंदर इस भाग से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक वगैरह मैं पहले टॉपिक में आपको बता चुका हूं। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी से संबंधित यदि आपको है जितने भी वीडियो वगैरह है वो चाहिए, जैसे कि हमारे जो इस ऐप पर, गुरुकुल धाम ऐप पर आपको ज्योग्राफी से संबंधित है वो सारी चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो जाएगी। देखिए इस ऐप पर आपको क्या क्या है, जैसे कि अभी इंडियन ज्योग्राफी का चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी का चल रहा है, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? वीडियो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लाइव क्लासें भी मिलेंगी, वीडियो
और लाइव क्लासें हैं वो आपको मिलेगी, प्लस इसके जो नोट्स हैं वो उपलब्ध होंगे, प्लस इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो पहले पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो उपलब्ध होंगे। वो उपलब्ध होंगे आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से। टेस्ट सीरीज के माध्यम से वो प्रश्न है वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको ऐप पर है वो उपलब्ध हो जाएगी। हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है वो अभी ऑफर में चल रहा है, 299 रुपये में ये सारी चीज़ें हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएगी, जहाँ पर क्लासें वगैरह है वो लगातार चल रही है। तो आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं गुरुकुल धाम ऐप, इसी नाम से आपको सर्च करना है, गुरुकुल धाम ऐप, इसी से आपको सर्च करना है। इससे आपको है वो ऐप मिल जाएगा और इस ऐप में जाकर आप इंडियन ज्योग्राफी है उसका सारा सिलेबस है वो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। हमारे ऐप पर ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटिकल साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश आदि सभी तथ्यों की क्लासें हैं वो आपको सारी मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी वगैरह सारी क्लासें हैं वो आपको वर्तमान में मिनिमम प्राइस में है वो उपलब्ध हो रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जुड़े। तो सबसे पहला कारक है अक्षांश। अक्षांश है वो भारत के अंदर से 23.5 डिग्री कर्क रेखा है वो गुजरती है, वो भारत को 2 भागों में बांट देती है। पहला उष्णकटिबंध, ये दक्षिणी भाग जो भारत का है वो उष्णकटिबंध के अंदर रहेगा। दूसरा उत्तरी भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक अक्षांश ही हो जाता है, क्योंकि यहीं पर इसका विभाजन है वो हो जाता है। दूसरा जो कारक है जो हमारी जलवायु को प्रभावित करता है वो है हिमालय। हिमालय पर्वत की स्थिति, ये दूसरा कारक है जो भारत की जलवायु को है वो प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पर मौजूद है हिमालय, हमने पहले वाले टॉपिक में है वो पढ़ा है हिमालय के बारे में पूरा। तो यहाँ पर हिमालय मौजूद है और हिमालय जो है उसकी ये विशेषता है कि वह हमारे यहाँ उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी है, जो हमारे यहाँ पर शीत लहर को जो है प्रवेश नहीं करने देता, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम शीतोष्ण कटिबंध में रहकर भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु महसूस करते हैं, प्रचंड सर्दी से हमें बचाता है। दूसरा, मानसून जब आता है उन मानसून को भारत में रोककर है वो वर्षा में सहायक होता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है हिमालय के बारे में। तो हिमालय जो है वो इस प्रकार एक तो शीतलहर को रोकता है, प्लस मानसून को भारत में रोककर है वो इसकी जलवायु को प्रभावित करता है। तो ये दो चीज है वो हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी, तीसरा जलवायु को प्रभावित करने जो वाला जो कारक है वो है समुद्र तट से दूरी। देखिए यहां पर भारत के अंदर है अरब सागर और यहां पर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ये दो चीजें हैं, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अब हमारे यहां पर क्या रहता है कि जो सागरीय भाग है उससे यदि दूर जाएंगे, समुद्र तट से यदि दूर जाएंगे अंदर, तो जलवायु के अंदर विषमता है वो बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी मतलब जैसे जैसे तट से दूर जाएंगे वहां पर तापमान संबंधी अंतर है वो आता जाएगा। तट के पास जो जलवायु है वो सम होती है। सम का मतलब सर्दी और गर्मी में ज्यादा तापांतर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम तट से दूर जाएंगे तापांतर है वो बढ़ता जाता है और तापांतर बढ़ते जाने की वजह से सर्दी और गर्मी के तापमान में बहुत अंतर आ जाता है। जैसे कि यहाँ आते हैं राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में, तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है वो कच्छ के रण से लगभग 225 किलोमीटर और अरब सागर है उससे लगभग 350 किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी होने के कारण यहाँ पर जलवायु में काफ़ी विषमताएं पाई जाती है। क्या स्थिति रहती है कि यहाँ पर सर्दियों में तापमान रहता है माइनस तक चला जाता है और गर्मियों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो ये समुद्र तट से दूरी की विशेषता है। नेक्स्ट, समुद्र
तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे? जैसे जैसे धरातल से ऊपर जाएंगे तापमान घटता है। तो धरातल से ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता है 165 मीटर की ऊंचाई पर। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। और यदि हम 1 किलोमीटर ऊंचाई पर चले जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। तो ऊंचाई के साथ तापमान है वो क्या होता है? घटता है। और घटने की ये प्रवृत्ति है वो भी क्या करती है? भारत के अंदर जलवायु है उसको प्रभावित करती है। यानी कहीं पर यदि ज़्यादा ऊंचे स्थान है जैसे हिमालय तो वहाँ पर बर्फ जमी हुई है, और यदि हम नीचे स्थानों पर आएंगे तो वहाँ पर है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये ऊंचाई का प्रभाव है। नेक्स्ट 5वां है जल व स्थल का वितरण। जल और स्थल का असमान वितरण है वो भी जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। जो जगह जल के जितने पास होगी वहां की जलवायु उतनी ही सम होगी, और जो जगह जल से जितनी दूर होगी वहां की जलवायु उतनी ही विषम होगी। ये हमें ध्यान में रखना है। यानी जल के पास वाले स्थान की जलवायु सम होती है, क्योंकि जल और स्थल के वितरण की वजह से हवाओं का प्रभाव है वो पड़ता रहता है। सागरीय जल जो है उसके पास में जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पर क्या होता है कि दिन के अंदर जो हवाएं हैं वो सागर से स्थल की ओर चलती है, जिसकी वजह से क्या नहीं होता है, वहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और रात्रि को जो है वो स्थल से जल की ओर हवाएं चलती है, जिसकी वजह से शीतकाल में रात्रि के समय तापमान है वो ज़्यादा कम नहीं होता। तो इसलिए ये अपने को ध्यान में रखना है, जल से स्थल का वितरण है वो भी हमारी जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट वायुदाब एवं पवने। ये भी क्या करते हैं? किसी स्थान विशेष की जलवायु को है वो प्रभावित करते हैं। जैसे किसी स्थान का वायुदाब ज़्यादा है तो वहाँ से हवाएं दूसरे स्थान की ओर जाएंगी, और किसी स्थान पर वायुदाब कम है तो वहाँ पर हवाएं दूसरे स्थान से आएगी। तो भारत के अंदर वायुदाब की स्थिति है वो 2 प्रकार की बनती है। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में क्या रहता है कि जहाँ पर तापमान, याद रखना है, तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। यदि तापमान ज़्यादा रहेगा तो वायुदाब क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है। और यदि तापमान कम रहेगा तो वायुदाब क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। ये तापमान और वायुदाब का संबंध है। तो हमारे यहाँ पर जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर क्या है? वायुदाब है वो अपेक्षाकृत कम रहता है। कारण ये है कि वहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में अपेक्षाकृत दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा है हिमालय वाली जगह पर क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। तो हवाएं वहाँ से इधर की ओर चलती है। सर्दियों में अधिकतर ऐसा होता है, जिसके कारण सर्दियों में भारत के कुछ भागों में ही वर्षा हो पाती है, बाकी शेष पूरा हिस्सा है, लगभग 90 से 95% हिस्सा है वो भारत का सर्दियों में वर्षा रहित रहता है। तो ये पवनें कैसे प्रभावित करती है? हवाएं भी है वो किसी स्थान के जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे गर्मियां स्टार्ट होती है, उत्तरी भारत में एक हवा चलती है जिसका नाम है लू। लू क्या होती है? गर्म एवं शुष्क हवा होती है। गर्म एवं शुष्क हवा होती है। ये हवा आती कहां से है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आती है और भारत की जलवायु को कई दिनों तक प्रभावित करती है। कई दिनों तक मतलब जब तक ये लू चलती है, लगभग महीना भर है वो भारत के अंदर गर्मी और शुष्कता का मौसम ले आती है, आर्द्रता को सोख लेती है, जिसकी वजह से आर्द्रता कम हो जाती है और भारत की जलवायु है वो पूरी तरह से प्रभावित होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक मौसमी प्रभाव है अल नीनो। अल नीनो क्या होता है? अल नीनो है वो प्रशांत महासागर में जो वायुदाब एवं जलीय तापमान के परिवर्तन के कारण एक उत्पन्न जलवायु स्थिति है। इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भारत के प्रभाव पड़ रहे हैं। तो भारत में इसका क्या प्रभाव रहता है भाई? जैसे ही अल नीनो आता है जिस वर्ष,
भारत में वर्षा का कोई समय निश्चित नहीं होता। अस्थिरता आती है वर्षा के अंदर, अनियमितता आती है वर्षा के अंदर, और जब एल नीनो आता है तो अधिकतर ऐसा होता है कि भारत के अंदर सूखा पड़ जाता है। ला नीना याद रखना है, इसकी वजह से क्या होता है, अनियमितता आती है। एल नीनो की वजह से अनियमितता आती है, एल नीनो की वजह से वर्षा अनिश्चित होती है, अनिश्चित मात्रा कम होती है। वर्षा के अंदर क्या होता है, देरी होती है, किसकी वजह से, एल नीनो की वजह से, या होती ही नहीं, क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। एल नीनो की वजह से इंडोनेशिया वाले क्षेत्रों में तो कभी कभी आग लग जाती है। जबकि दूसरा है ला नीना। ला नीना क्या करता है, ला नीना जो है उसकी वजह से भारत के अंदर वर्षा है वो मानसून से पहले ही शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है और कहीं कहीं पर बाढ़ जैसी संभावनाएं हो जाती है। तो ये जलवायु संबंधी दशाएं हैं, हवाएं हैं, वायुदाब का परिवर्तन है, ये सारी स्थिति अपने को ध्यान में रखनी है। एक है जेट प्रवाह। जेट प्रवाह क्या होता है, जेट प्रवाह होता है जो क्षोभ मंडल की ऊपरी परत है उसके अंतर्गत 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तेज गति से हवाएं चलती है, जिनकी गति 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, वो जेट प्रवाहें होती है। आजकल तो भारत के अंदर जलवायु की उत्पत्ति संबंधी कारक है वो भी जेट प्रवाह को ही माना जाता है। ये दो प्रकार की होती है, पश्चिमी जेट प्रवाह और पूर्वी जेट प्रवाह, तो दोनों ही भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो तापमान, वायुदाब, पवनों में क्या याद रखना है, लू याद रखना है, एल नीनो, ला नीनो, जेट प्रवाह। एक और पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर से भूमध्य सागरीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है और ये चक्रवात तीव्र गति से है वो भारत की ओर आते हैं, यानी कि ये वर्षा करते हुए आते हैं। तो इनमें वर्षा की क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, आर्द्रता कम हो जाती है, फिर भी कुछ रूप में इससे क्या है वो वर्षा होती है। हमारे यहाँ पर उत्तरी भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में वर्षा होती है, इससे उसे हम कहते हैं राजस्थान के अंदर मावठ। तो ऐसे है, मावठ है वो भी सर्दियों में वर्षा है, वो होकर यहाँ के जलवायु में परिवर्तन करता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश, अक्षांश, हिमालय पर्वत की स्थिति, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, जल स्थल का वितरण, वायुदाब पवने, वायुदाब पवनों में क्या याद रखना है, लू याद रखना है, एल नीनो, ला नीनो, जेट प्रवाह, पश्चिमी प्रवाह, ये सारी चीजें हैं वो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय जलवायु के विभाजन के अंदर आते हैं। तो हम पढ़ते हैं भारत में जलवायु संबंधी ऋतुएं। इनके भी प्रश्न बनते हैं। तो भारत के अंदर जलवायु संबंधी ऋतुएं हैं वो 4 मानी गई है, याद रखना है। 4 कौन सी है, शीत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, तीसरी है मानसून आगमन की ऋतु, मानसून आगमन की ऋतु, चौथी है मानसून निवर्तन की ऋतु, ये ध्यान में रखना है कि भारत की जलवायु है उसे 4 ऋतुओं के अंदर बांटा गया है। ये चारों हैं वो मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी है, इसके संदर्भ में सारी चीजें ध्यान में रखनी है जो मैं बता रहा हूं अभी। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि भारत के अंदर 4 ऋतुएं, यदि हम इसी के संदर्भ में क्या करते हैं कि ये ऋतुएं जो पढ़ रहे हैं हम, यदि इसी के संदर्भ में हम यदि राजस्थान का ऋतुओं का विभाजन करते हैं तो राजस्थान में जो ऋतुएं हैं, जलवायु संबंधी ऋतुएं हैं, वो राजस्थान के अंदर क्या है, ज्यादा मानी गई, कम मानी गई है। राजस्थान के अंदर 3 ही ऋतुएं मानी गई है, जबकि हमारे भारत के अंदर जो है वो 4 जलवायु संबंधी ऋतुएं हैं वो मानी गई है। ये 4 कौन सी है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून आगमन की ऋतु और मानसून
निवर्तन की ऋतु। चलिए पढ़ते हैं हम शीत ऋतु के बारे में। अभी क्या है, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अलग अलग स्थिति अलग अलग समय के अंदर विद्यमान हो रही है। फिर भी यदि हम सही रूप से देखें तो हमारे यहाँ पर शीत ऋतु है वो लगभग अक्टूबर से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन भारत के अंदर एक मानसून निवर्तन की ऋतु चलती है, उसे अलग से पढ़ना है। तो शीत ऋतु के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, कब से स्टार्ट होती है, और रियलिटी भी यही है, अभी जो है वो मध्य दिसंबर से स्टार्ट होती है। आजकल है वो शीत ऋतु मध्य दिसंबर से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, और मध्य दिसंबर से चलकर मध्य मार्च तक होता है। जब अभी तो 2023 में तो है मार्च भी सर्दी, और कुछ दिन है वो अप्रैल भी सर्दी के निकले हैं अपने राजस्थान में, लेकिन ये स्थिति रहती है भारत के अंदर मध्य दिसंबर से लेकर मध्य मार्च तक। क्यों? क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन होता है। इस समय सूर्य क्या है, दक्षिणायन होता है। अब सूर्य दक्षिणायन क्या होता है, चलिए हम समझते हैं सूर्य दक्षिणायन कैसे होता है। ये हमारी पृथ्वी है। यदि हम क्या करते हैं, इसके संदर्भ में ये देखते हैं तो पृथ्वी के अंदर हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई पृथ्वी पर जो है, हमारी पृथ्वी पर दो गोलार्ध हैं। कौन से दो गोलार्ध हैं? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। उत्तरायण और दक्षिणायन कैसे भाई, जब उत्तर में जाता है, जब सूर्य उत्तर में जाता है तो हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है, और जब सूर्य दक्षिण में जाता है तो अब हमारे यहाँ सर्दी का मौसम होता है। तो सूर्य प्रवेश करता है उत्तरी गोलार्ध में। 4 तारीखें अपने को ध्यान में रखनी है। 4 तारीखें हमें ध्यान में रखनी है। 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, और 22 दिसंबर। जलवायु संबंधी तथ्यों के लिए ये चारों हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। ये जो होती है वो होती है 0 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब सूर्य उत्तरायण कैसे होता है, सूर्य जो है वो इस पर 2 दिन सीधा चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, तो 23 सितंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाता है। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, और 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। ये हमें ध्यान में रखना है। खासकर सभी जलवायु संबंधी तथ्य में हम ये पढ़ेंगे कि भाई 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक है वो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। 21 मार्च को है वो भूमध्य रेखा पर आ जाता है, और अगले दिन से सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में स्टार्ट हो जाता है, जो 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक रहता है। 23 सितंबर को वापस कहाँ आ जाता है, भूमध्य रेखा से आ जाता है, और अगले दिन है वो वापस दक्षिण की तरफ गति करता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि भाई 21 मार्च से 23 सितंबर तक तो कहाँ रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में, और 23 सितंबर से 21 मार्च तक कहाँ रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये जब दक्षिणी गोलार्ध में रहता है तो हम उसे बोलते हैं दक्षिणायन, और जब उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो हम उसे बोलते हैं उत्तरायण। तो अब समझ गए होंगे आप उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पर 2 रेखाएं और पृथ्वी पर महत्वपूर्ण है। ये जो दोनों रेखाएं हैं, एक है वो है करक रेखा। पहली जो रेखा है वो है करक रेखा। करक रेखा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं।
और एक जो है वो मकर रेखा है। तो करक रेखा है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जो मकर रेखा है वो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश है, वो ध्यान में रखने हैं। अब होता क्या चीज है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरायण केवल कहां तक आता है, केवल और केवल करक रेखा तक आता है। करक रेखा में कब कहां पहुंचेगा, करक रेखा पे ये पहुंचेगा 22 दिसंबर को, जब सूर्य करक रेखा पर है वो ये पहुंचेगा 21 जून को। करक रेखा पर सूर्य है वो कब पहुंचेगा, 21 जून को पहुंचेगा। तो 21 जून को क्या होता है, हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा। वैसे ही सूर्य दक्षिण में भी कहां तक जाता है, सिर्फ दक्षिण 23.5 डिग्री दक्षिण तक जाता है, जिसे मकर रेखा बोलते हैं, यानी मकर रेखा तक जाएगा। उत्तरायण कहां तक, करक रेखा तक, और दक्षिणायन कहां तक, मकर रेखा तक। तो मकर रेखा पर जाता है, मकर रेखा पर यह सीधा कब चमकता है, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को जब ये मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे छोटा दिन होता है। ये सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति है जो मैंने आपको बताई है। तो सूर्य इस समय क्या होता है, दक्षिणायन होता है, और दक्षिणायन होने की वजह से हमारे यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी होती है, और तिरछी होने के कारण यहाँ पर तापमान क्या मिलता है, कम मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ पर सर्दियों के अंदर तापमान है वो कम ही मिलता है। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। तो सर्दियों के अंदर तापमान है वो कम मिलता है। तो तापमान क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट, जेट हवाएं। सर्दियों में क्या होती है, जेट हवाएं जो होती है वो काफी तीव्र और सुनिश्चित होती है, काफी तीव्र और सुनिश्चित होती है। विशेषकर हमारे यहाँ पर जो हवाएं चलती है वो पश्चिमी जेट प्रवाह चलता है। तो ये जेट प्रवाह है, सर्दियों में इनकी गति भी तीव्र होती है और ये एकदम सीधी भी होती है। तो ये चीज़ भी हमें सर्दियों के संदर्भ में इसमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो वायुदाब रेखा है, जो वायुदाब रेखाएं हैं वो वायुदाब है वो सर्दियों के अंदर क्या रहता है, तापमान कम रहता है। तो वायुदाब यहाँ पर क्या रहेगा, तापमान कम, वायुदाब ज्यादा, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर 1019 मिलीबार रेखा है वो उत्तर से गुजरती है लगभग, और 1013 मिलीबार जो रेखा है वो दक्षिण से गुजरती है। ये भारत के अंदर समदाब रेखाएं हैं, उनकी स्थिति है वो मैंने बताई है। यहां पर सर्दियों के अंदर वर्षा जो है, सर्दियों के अंदर वर्षा जो है उसकी स्थिति के बारे में अपने को ध्यान में रखनी है। यहाँ पर वर्षा है वो कम होती है क्योंकि भारत मानसूनी जलवायु वाला देश है। फिर भी यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, उन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तरी भारत के कुछ भागों में वर्षा होती है। इसके अलावा लौटता हुआ जो मानसून है, इसके अलावा लौटता हुआ जो मानसून है वो कहाँ, भारत के कोरोमंडल तट पर कुछ मात्रा में वर्षा करता है। यह सर्दियों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी शीतकालीन जलवायु की स्थिति है वो हम पढ़ रहे हैं। इससे वर्षा जो होती है वो राजस्थान में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, पंजाब में होती है, हरियाणा और कुछ मात्रा में बिहार तक भी हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी में वर्षा है वो इससे है, वो होती है कौन से पश्चिमी विक्षोभ से। ये जलवायु संबंधी दशाएं हैं। हमारे यहाँ पर जो सबसे ठंडा महीना होता है भारत के अंदर वो होता है सर्दियों के अंदर जनवरी। जनवरी जो है वो सबसे ठंडा महीना होता है। और शीत ऋतु में जो सबसे कम तापमान रहता है वो रहता है द्रास। लद्दाख के अंदर एक स्थान है लेह में स्थान है द्रास। वैसे तो लेह है सबसे ठंडा, और यदि निश्चित स्थान पूछा जाए तो द्रास है, वहाँ सबसे ठंडा स्थान है वो रहता है, जहाँ पर अपने सैनिक है वो क्या देते हैं, पहरा देते हैं। सोचिए इतने कम तापमान पर वहाँ पर जो सब्जियाँ वगैरह खाते हैं वो भी क्या होती है, जम जाती है। पानी भी है वो बर्फ के रूप में जम जाता है। उसे हमारे जो फौजी भाई हैं वो क्या करते हैं, उस पानी को गर्म करके पिघला कर है वो इस तरह से अपनी स्थिति रखते हैं, या फिर उसको ऐसे वातावरण के अंदर रखते हैं कि पिघले नहीं। सारा कृत्रिम वातावरण हमारी रक्षा के लिए वो
इतनी कठिनाइयां है वो सहते हैं। तो यहाँ पर तापमान है वो काफ़ी कम है, वो हमें देखने को मिलता है। सबसे ठंडा स्थान मैंने बता दिया। वर्षा है वो हमारे सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु है वो हमारे कब से स्टार्ट होता है? जैसे ही सर्दियां खत्म हुई वैसे ही ग्रीष्म ऋतु है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी मध्य मार्च से लेकर जून की शुरुआत तक। क्योंकि जून में हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, वर्षा है वो प्रारंभ हो जाती है भारत के अंदर, तो जून की शुरुआत तक है वो ग्रीष्म ऋतु चलती है। ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत अन्य विशेष, ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत क्या होता है, कुछ ऐसी स्थितियां विद्यमान रहती है जिसकी वजह से तापमान ज़्यादा रहता है, जिसमें मुख्य कारण रहता है सूर्य उत्तरायण होता है। कौन सी तारीख से कौन सी तारीख हमने अभी समझा था, ये हमारी जो तारीख रहेगी वो रहेगी 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण स्टार्ट हो जाता है और लगभग 23 सितंबर तक रहता है। तो इस समय हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि सूर्य की किरणें हैं वो सीधी रहती है। तो ये चीज़ अपने को है वो इसके अंदर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चक्रवाती हवाएं हैं वो भी उत्तरी गोलार्ध के अंदर, जेट हवाएं हैं वो भी उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो है वो तीव्र रहती है, तो इस भारत के उत्तरी भाग के अंदर से होकर चलती है। नेक्स्ट यहां पर तापमान है वो ज्यादा रहता है। एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तापमान। यदि हम नॉर्थ भारत, उत्तरी भारत की बात करेंगे तो सबसे गर्म महीना होगा जून का। उत्तरी भारत की बात करेंगे तो सबसे गर्म महीना होगा जून का, और दक्षिणी भारत की बात करें तो सबसे गर्म महीना होगा अप्रैल का। लेकिन बात यदि हम करते हैं पहाड़ी हिस्सों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा गर्म महीना होगा जुलाई का। ये चीज़ याद रखनी है, यानी गर्मियों में भी समरूपता नहीं है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गर्मी है वो अपने यहाँ पर रहती है, तापमान अलग अलग रहता है। तो ये चीज़ हमें इसके अंदर ध्यान में रखनी है। बात करें यदि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इस समय जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा है वो पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो फिर एक यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर यहाँ पर एक जोधपुर में फलोदी स्थान है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शुष्कता है वो पाई जाती है। ये चीज़ हमें यहाँ पर याद रखने वाली है कि भाई सबसे गर्म स्थिति है, सबसे गर्म क्षेत्र है वो यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या रहता है, गर्मियों के अंदर हवाएं हैं, जैसे हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, उत्तरी भारत के अंदर लू चलती है। बात करें वर्षा की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गर्मियों में भी वर्षा होती है, गर्मियों में वर्षा होती है। तो ग्रीष्मकालीन वर्षा है वो कौन सी होती है? देखिए हमारे यहाँ ग्रीष्मकालीन वर्षा है वो कई रूपों में होती है। सबसे पहले बात करते हैं तो बात करते हैं पश्चिमी, सबसे पहले हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं काल वैशाखी की। काल वैशाखी गर्मियों के अंदर क्या होता है, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल ये याद रखना है। पश्चिमी बंगाल के अंदर क्या होता है, तटीय भाग पर तीव्र गति के चक्रवात आते हैं जिसे बोलते हैं काल वैशाखी। यदि ये तीव्र होते हैं तो बहुत ही जानमाल का नुकसान होता है। तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वो होने वाली जो वर्षा है इससे वो कहलाती है काल वैशाखी। और यही काल वैशाखी आगे यदि असम में चली जाती है तो असम में इसको बोलते हैं बारदोली छीड़ा। छीड़ा याद रखना है, काल वैशाखी को वर्तमान में असम है वो असोम कहलाता है, बारदोली छीड़ा कहते हैं। तो एक तो ये वर्षा अपने को ध्यान में रखनी है। दूसरी वर्षा, इससे जो दूसरी वर्षा होती है वो होती है आम्र वर्षा। तो केरल
वह कर्नाटक का जो तटीय भाग है वहां पर क्या होती है, वर्षा होती है। क्या होता है भाई कि रात्रि को वर्षा हुई और आम के पेड़ हैं, उन पे बागानों में आम है, वो क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं और आम पककर नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर आम बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा। तो इस वर्षा की वजह से आमों के अंदर अच्छा उत्पादन होता है, इसलिए उसको आम्र वर्षा कहते हैं। ये भी गर्मियों में ही शुरू हो जाती है। इस समय कौवा उत्पादक क्षेत्र जो है, फूलों की बौछार, यही कर्नाटक, केरल आदि के जो कहवा उत्पादक क्षेत्र है, कहवा यानी कॉफी, विशेषकर केरल, कर्नाटक, तो केरल व कर्नाटक, थोड़ा बहुत तमिलनाडु का भाग भी आ जाता है, इनके जो कॉफी उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें वर्षा होती है। उस वर्षा से क्या होता है, कॉफी के जो फूल हैं वो खिलाते हैं और इतने सुंदर लगते हैं कि इसे क्या बोलते हैं, फूलों की बौछार कहा जाता है। तो ये वर्षाएं हैं वो कब होती है, ग्रीष्म काल के अंतर्गत होती। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के अंदर बहुत सारे प्रश्न है वो बनते हैं, तो हम उसे अलग वीडियो में समझेंगे। तो ये अपने इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो, यदि इसके संदर्भ में आपको टोटल वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप है वो हमारे जो ऐप है, ऐप पर जा सकते हैं जिसका नाम है गुरुकुल धाम। आगे आपको लिखना होगा ऐप, गुरुकुल धाम ऐप जैसे ही सर्च करोगे वैसे ही आ जाएगा। या फिर इससे संबंधित जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हो 9413568044। इस पर यदि आप कॉल करोगे तो आपको ऐप और अन्य सभी कोर्स के बारे में है वो जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में है वो मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, प्लस सभी एग्जाम की तैयारी के लिए जो मैटर है वो सबसे सस्ता उपलब्ध कराया जाएगा। अभी ये शुरुआत है तो आपको ऑफर का लाभ है वो काफ़ी मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट यानी कि वर्षा और भारत की जलवायु के संदर्भ तथ्यों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।